हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ PT 365। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉल्यूशन टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक थी हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे और एंड किए थे रिपोर्ट एंड इंडाइसेस ऑफ रिलेटेड टू क्लाइमेट। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नेक्स्ट लैंड डिग्रेडेशन, लाइट पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कन्वेंशन, रिपोर्ट एंड इंडाइसेस यहाँ तक हम लोग आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी सी बेसिक को देखेंगे 2 मिनट में बस कि क्या थोड़ी सी पॉल्यूशन से रिलेटेड बेसिक। देखिए, एक चीज़ तो पहले तो क्या, यदि आपके पास आप शंकर IAS से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक बार क्या करेंगे, शंकर IAS से चैप्टर 5 पे गो थ्रू हो जाएंगे। ऊपर ऊपर बस टॉपिक देख लेनी है, क्या क्या कुछ टर्म है उसे समझ लेनी। यदि आप के पास शंकर IAS नहीं है, आप NCERT फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि आपको ऐसे भी NCERT के चैप्टर 13, 14, 15, 16 लास्ट चैप्टर ये जो है क्लास 12 की बायोलॉजी की, वहाँ से आपको ये कवर करनी है। यदि आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो ये आपको गूगल पे जब सर्च करेंगे, लाइक जैसे ये चैप्टर आपको सर्च करना होगा, आप डालेंगे चैप्टर 16 1 या फिर ऐसे भी इन्वायरमेंटल इशू क्लास 12 बायोलॉजी, तो आपकी इसकी PDF मिल जाएगी। और ये शंकर IAS बुक आपको नहीं है तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करने से ये बुक मिल जाएगी। अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ पॉल्यूशन। सी दिस सेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, 1.25 स्पीड पे देख सकते हैं। इस जगह कॉर्नर साइड पे बटन होगी जहाँ पे प्लेइंग स्पीड होगी, वहाँ पे आप इसे 1.25 पे देख सकते हैं। बेसिक चीज़ है तो इसके लिए अधिक टाइम वेस्ट नहीं करनी है। देखिए क्या है पॉल्यूशन, क्या होती है। आपको पता है कि दुनिया में लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो ये इस सेक्शन में लाइफ एग्जिस्ट करती है। कौन सा सेक्शन है ये है एटमॉस्फेयर जहाँ पे कि एयर पार्टिकल्स हैं। उसके बाद जहाँ पे जो लैंड पार्टिकल को हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं, और वाटर वाले यानी कि पानी वाले पार्ट को हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोस्फेयर। और इस तीन का कॉम्बिनेशन दुनिया में जहाँ भी होगा वहाँ पे लाइफ इवॉल्व कर पाएगा। हम लोग फॉर्चुनेट है कि अर्थ पे ये तीनों चीज़ें, देयरफॉर लाइफ एग्जिस्ट करती है। जब इस तीनों में से या किसी एक में क्या होगा, कुछ सर्टेन मटेरियल, कुछ भी एक मटेरियल एग्जिस्ट हो जाएगा जो कि इस जगह पे जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसके लिए अनफिट हो जाए। मान लो ये एयर है, एयर में कुछ ऐसा मॉलिक्यूल आ गया जो कि आप एयर को कंज्यूम कर रहे हैं। मान लो क्या आपके एयर में क्या मिक्स हो गया, इसमें स्मॉग मिक्स हो गया, स्मॉग, या फिर हो सकता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी है बट ये एक्सेस अमाउंट में हो गया, तो ये क्या कर देगा ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, या ह्यूमन लीजिए या कोई भी जिसमें लाइफ है, या तो हो सकता है प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई जो है क्या इंसान हो सकता है, उन सभी को यदि ये इसके एडिशन के कारण अनफिटनेस फील हो तो हम लोग बोलेंगे पॉल्यूशन है। बस इतना ही बात करते हैं। एन एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल टू द फिजिकल इन्वायरमेंट व्हाट इज वाटर, एयर, लैंड मेक्स इट लेस फिट और अनफिट फॉर लाइफ। ओके, अब बात करते हैं ये सर्टेन मटेरियल को क्या कहते हैं। सर्टेन मटेरियल जो कि अनफिट कर रहा है वो सर्टेन मटेरियल क्या है, वही सर्टेन मटेरियल को हम लोग कहते हैं पॉल्यूटेंट, जो हमारे इस चीज़ को क्या कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। तो इससे सर्टेन मटेरियल को बोलेंगे पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या है कि मटेरियल विच काउज एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचुरल क्वालिटी। हवा का नेचुरल क्वालिटी था क्या, इंसान की लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करना, बट उस लाइफ सपोर्ट में ही कुछ ऐसी पार्टिकल आके मिक्स हो गई जिसके कारण अब क्या कर रहा है कि नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट ही खराब, अब उससे प्रभावित हो रहा है, तो उसे पॉल्यूटेंट कहेंगे। यही पॉल्यूटेंट हो सकता है कि आपका कोई गंदगी हो, प्लास्टिक्स हो, कुछ पेस्टिसाइड्स हो, रेडियो एक्टिव मटेरियल हो, ये सभी पॉल्यूटेंट कहलाएंगे। मेजरली हम लोग पॉल्यूटेंट को 2 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो देखो, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का मतलब क्या हो गया, डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शन। आप क्या करते हैं, कभी कभी सपोज कीजिए घर का ऐसा वेस्ट है, एक सब्जी वाला वेस्ट, सब्जी के वेस्ट को आप 10 दिन छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो जो है सड़ना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों सड़ रहा है, हम लोग जब बोलते हैं वो सड़ रहा है, उसमें गंदी स्मेल आती है, बिकॉज ऑफ उस पर माइक्रोबियल एक्शन हो रहा है। बैक्टीरिया उस पर अपना एक्शन करके उसे डिकम्पोज कर रहा है, और फाइनली एक ऐसा दिन आएगा जब उसको कंप्लीट डिग्रेड कर देगा और वो इन्वायरमेंट के इसी लिथोस्फेरिक पार्ट में मिक्स हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है सीवेज। बट ये सबसे खतरनाक है जिसको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल कह रहे हैं। क्यों खतरनाक है,
ये एक बार आपके इन्वायरमेंट में यदि मिक्स हो गया तो इसको यहाँ से जाने में 50-50 साल से भी अधिक समय लग जाता है, जो कि डिग्रेड, कोई भी माइक्रोबियल एक्शन से वो डिग्रेड नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल प्लास्टिक देख लीजिए, एक बार प्लास्टिक बन गई, ये सभी चीज़ जनरली की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि रेडियो एक्टिव तो नेचुरली होते हैं, बट मोस्ट ऑफ चीज़ जैसे कि ये दोनों है, ये दोनों मैन मेड द्वारा, इंसान द्वारा बनाया हुआ लैब फर्टिलाइज्ड ये चीज़ है, जो कि एक बार आ जाने से वो मतलब इन्वायरमेंट से निकलने में बहुत समय लग जाता है। ये बात हो गई। नहीं, ये बस इतनी सी टॉपिक थी। रेस्ट ऑफ थिंग्स आप क्या करना है, आपको बुक से पढ़नी है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोशिश रहेगा मेरा कि मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ यदि टाइम मिले तो। अब हमें आज पढ़नी थी पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में क्या कहता है क्या कि पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू टारगेट सेट किया है, जिसमें कि वो बोल रहे हैं क्या हम लोग 40% रिडक्शन करेंगे इन द पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन इन सिटीज़ कवर्ड अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय 2026। 2026 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट लिया कि 40% रिडक्शन करेंगे। देखो ये पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, व्हाट इज़ द पार्टिकुलेट मैटर, जिसको कि PM शॉर्ट में आप पढ़ते होंगे, अक्सर न्यूज़ में आता है कि PM 2.5 PM10, ये क्या होता है PM? देखो डस्ट जो भी है, डस्ट में कोई भी डस्ट हो सकता है, उस डस्ट की एक साइज होती है। कितनी साइज, आप उसको स्केल पे ऐसे बना लो। यदि इस स्केल पे मान लो डस्ट की साइज है, एक ये ले लेते हैं 2.5 माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, मतलब 1 मीटर का जो है 10⁻6 मीटर, इतनी छोटी इंटू 2.5। अभी आपको समझनी है, हम इसे कंपेयर करके अभी आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या होगा। कि ये जो 2.5 की हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे समझो, ये कोई मतलब मेरे स्केल है, इस स्केल में 2.5 माइक्रोमीटर ले लीजिए। इससे छोटा जो भी डस्ट पार्टिकल का साइज होगा उसे बोलेंगे हम लोग PM 2.5। और एक स्केल पे ले लीजिए 10 माइक्रोमीटर, और इस बीच में जो भी पार्टिकल की साइज रहेगी उसे बोलेंगे PM10। देखो ये दोनों का साइज को यदि आपको समझना है कंपेयर करके, इंसान का एक जो ह्यूमन का जो ये समझ लीजिए आपका एक बाल का साइज, जो आपका हेयर है उसका एक बाल का साइज ये है, इसका ओनली 3%, मतलब इसकी साइज यदि आप समझ लीजिए ये 100% है आपके एक ह्यूमन हेयर का, तो उसका जो है 3% होगा PM 2.5। मतलब इसकी लेंथ है 2.5 to 3 माइक्रोमीटर। समझ सकते हैं कितना छोटा है पार्टिकुलेट मैटर कि आपके हेयर का ओनली 3% वो है। और PM10 की ये कंपेयर किया है, ये PM 2.5 ऐसे ऐसे मिलके बना हुआ इतना, तो एक इंसान का हेयर बनता है, और PM10 का ये यहाँ पे इस तरह से दिखाया है। तो इसी के, और इससे प्रॉब्लम क्या होती है ये देखिए, आपके पास क्या है, हमारे जो हम लोग जब क्या करते हैं सांस लेते हैं, तो हमारे नेजल कैविटी से क्या होता है, हमारे नेजल कैविटी से एयर इसमें इंटर करता है, बट जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं हमारे नोज के यहीं पे जो है कि ये आके रुक जाता है, और ओनली फ्रेश एयर जो है हमारे गॉड के द्वारा बनाए हुए मैकेनिज्म से सिर्फ क्लीन एयर ही अंदर जाता है। पॉल्यूटेंट यहाँ पे जो भी पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो फंस जाते हैं। बट पार्टिकुलेट मैटर जो कि इस रेंज में आ रहा है, मतलब 10 माइक्रोमीटर से छोटा, क्वाइट स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर, वो हमारा नेजल कैविटी, नाक की जो होल है वो उसे रोक नहीं पाती है, वो डायरेक्टली आपके इनसाइड बॉडी में चले जाती है। और इवन ये जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, ये तो आपके लंग्स में चले जाती है। तो ये इससे प्रॉब्लम होती है, जो कि आपको कई तरह की डिजीज़, हार्ट डिजीज़, उस पर से माथा का दर्द होना, हेडेक होना, आइज़ में जलन होना, ये सभी चीज़ प्रॉब्लम इससे होती है। ये इसलिए था कि कुछ हमारा फेल्योरिटी रहा, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू टारगेट क्या लिया कि फेल्योरिटी हमने सक्सेस कहाँ किया, परफॉर्मेंस ऑफ NCAP मतलब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से अचीवमेंट हमारा क्या रहा कि ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन इन PM10 कंसंट्रेशन रिडक्शन इन 95 सिटीज़ में रिडक्शन हुआ इन द ईयर ऑफ 2021 से 22। और PM10 का कंसंट्रेशन इन दिल्ली में जो है क्या कहता है क्या, वहाँ पे भी रिड्यूस हुआ।
बट फेलिबिलिटी ये रही कि दिल्ली अभी भी क्या है, क्या क्या कहता है, दिल्ली रैंक्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी ग्लोबली इन द वर्ल्ड। 4 साल से कंटिन्यू दिल्ली पूरी दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। तो ये थोड़ी सी, चूँकि हम लोग कैपिटल सिटी दिल्ली है और पूरी देश की दुनिया की जो है राजनयिक जो एम्बेसडर वगैरह सभी यहाँ पे रहते हैं, तो इससे हमारे देश की छवि खराब होती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया टारगेट लिया है। रेस्ट ऑफ थिंग्स, ये टारगेट जो है प्रिपरेशन ऑफ सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान है। इससे पहले एक चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट लिया था 20 से 30%, अब इसको अपग्रेड करके 40% रखा है। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 132 सिटीज़ में, जिसमें से क्या है क्या, और इसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा है कि ये उस जो सिटी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी उसको परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट दिया जाएगा। मतलब हाँ चलो तुमने अच्छा किया है, लो तुम्हें इतना पैसा मिलता है ग्रांट में, तुम और अच्छा काम करो, ठीक है। एक प्रणय PRANA पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़, ये बात करता है। ये अटेनमेंट नॉन अटेनमेंट सिटीज़ क्या होता है, पॉपुलेशन बेसिस पे हम सिटीज़ को डिवाइड करते हैं, वो आगे देखते हैं एक बार। देखो इसमें क्या कहता है क्या, जो इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ और आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, इस पूरी पॉल्यूशन टॉपिक में कई तरह की प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, उसमें ये ध्यान रखनी है कि कौन सी प्रोग्राम को कौन सी मिनिस्ट्री रन कर रही है। यदि पीटी में पूछना होगा तो वो यहाँ से तो एक स्टेटमेंट बना ही देंगे, दिस प्रोग्राम इज़ रन बाय दैट मिनिस्ट्री, दिस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन्स, इस तरह से 3-4 ऑप्शंस देंगे आपको। इसमें बिल्कुल क्लियर रहना है। बाकी तो पॉल्यूशन से रिलेटेड आप जो है क्या, वो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके करेक्ट कर लेंगे, बट मिनिस्ट्री आपको याद रहना चाहिए। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEF&CC इसे भी बोलते हैं, विल लॉन्च स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अंडर NCAP के अंदर में ये उसने भी लॉन्च किया, जिसमें कि उसने 131 सिटी को बोला कि हम लोग इसमें रैंक करेंगे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटी एक्शन प्लान प्रिपेयर्ड बाय NCAP। इसमें इसने क्या किया, सिटी को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया बाय द ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख हो। सेकेंड ग्रुप में सिटीज़ को रखा जिसकी 3 से 10 लाख के बीच में हो, और लेस देन 3 को तीसरे कैटेगरी में रखा। फॉर सर्वेक्षण ऑफ सिटीज रिक्वायर्ड टू एनुअल सेल्फ असेसमेंट, मतलब आपको जैसे कि कोई सिटी, उसको सेल्फ असेस करने, खुद से बताने कि हाँ चलो हमने जो है इस साल इतना हम जो है क्या, हम अपने एयर को क्लीन कर पाए, या फिर जो है हम अपने पार्टिकुलेट मैटर को कम कर पाए, इसको क्या करना है, प्रणय पोर्टल पे, ये जो पोर्टल है इस पोर्टल पे अपलोड कर देना। इसके बाद कोई एक क्या होगा, एक अधिकारी आएगा इससे अपर लेवल का, जो इसको चेक करेगा बाहर से कि हाँ इसकी जानकारी दी हुई सही है, और इसके बाद जो है क्या, फिर यदि सही रहेगा तो इसे क्या किया जाएगा, अवॉर्डेड दिया जाएगा या फिर फंड इसे मिलेगा। इसके बाद इसमें क्या कहता है, रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी एंड मेजर, इसमें क्या क्या एक्टिविटी और मेजर्स को इसमें लिस्ट में किया गया है। एक तो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रोड डस्ट मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, वेहिकुलर एमिशन, गाड़ी से जो एमिशंस निकलती है, एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बेस्ड ऑन सेल्फ असेसमेंट। और उसके बाद जो भी बात की कि थर्ड पार्टी असेसमेंट, सेल्फ के बाद क्या होगा, थर्ड पार्टी आएगा जो कि थर्ड पार्टी से चेक करेगा। 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी इन ईच ग्रुप विल बी गिवन कैश अवार्ड उसे दिया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड टॉपिक क्या है। सेकेंड टॉपिक कहता है नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट। इसके लिए एक न्यू नॉर्म सेट किया गया है। इसको फिर से हम लोग ध्यान में रखेंगे, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गिव 2 ईयर एक्सटेंशन टू थर्मल पावर प्लांट। क्या है 2 ईयर का थर्मल एक्सटेंशन? देखो थर्मल मतलब क्या होता है, एज पावर प्लांट जो कि हीट जनरेट जो कि हीट के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर कुछ भी चीज़, मतलब जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोयले का यूज कर रहे हैं। वो हो सकता है क्या आयरन एंड स्टील पावर प्लांट हो, कोई भी पावर प्लांट हो, तो उस पावर प्लांट में यदि हमारा सोर्स कोल बेस्ड है, तो जब भी कोई चीज़ बर्न होगा, कोल बर्न होगा, तो क्या होगा, इससे कोल के बर्निंग से ढेर सारी पॉल्यूशंस निकलती हैं। उस पॉल्यूशंस में हो सकती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है CO हो सकता है,
सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है। सबसे अधिक इन दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन का रीज़न निकलने का क्या होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग। कोयले जला रहे हैं, इनकम्प्लीट बर्निंग होगा। और ये दोनों जब निकलता है, ये दोनों एटमॉस्फेयर में मिलने से ही, आपको कई बार क्वेश्चंस पे से पूछा गया है कि ये एसिड रेन इसी के कारण होता है। किसके कारण? SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिलने से एटमॉस्फेयर में ये क्या होगा, एसिड रेन होगा। जब बर्निंग होती थी ये सब चीज़ कोल से निकलती है। ठीक है, कहता है क्या, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो है वो कंट्रीब्यूट ओवर हाफ ऑफ SO2 कंसनट्रेशन। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जितना भी निकल रहा है उसमें से अकेला कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट है वो अकेला इसको करता है। और 30% नाइट्रोजन ऑक्साइड, समझ सकते हैं, हाफ SO2 प्लस 30% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन्स, एंड 20% पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर ओनली फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SO2 के लिए, चूँकि सल्फर डाइऑक्साइड काफ़ी खतरनाक है, तो इसके लिए नॉर्म्स निकाला कि तुम्हें अब जो है और थोड़ी सी 2 ईयर की एक्सटेंशन पीरियड मिली है। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है कि 2022 तक इसके पास था क्या तुम्हें अपनी लिमिट को SO2 को कम करनी है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जानता है क्या कि आप यदि किसी चीज़ को डायरेक्टली पॉल्यूशन कम करने के लिए कहते हैं तो हमारे पास, इंडिया के पास उतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, और डायरेक्टली बंद करने बोलेंगे तो उससे इफ़िशियंसी, और इफ़िशियंसी क्या कहेंगे कि उसकी वर्किंग कैपेसिटी क्या होगी, वो कम हो जाएगी, मशीन कम काम करेगा, उस तरह की टेक्नोलॉजी है नहीं। तो तब तक, जब तक और 2 साल की हम एक्सटेंशन देते हैं, तब तक में क्या होगा कि नया टेक्नोलॉजी लाया जाएगा। और इसको कैसे कम करते हैं उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है, अभी हम लोग बात करेंगे आगे। कहते हैं इन 2015 मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड इन्वायरमेंटल नॉर्म फॉर पार्टिकुलेट मैटर। इसके लिए मिनिस्ट्री ने बताया था कि आपको नोटिफिकेशन दिया गया था किस किस चीज़ को आपको जो है क्या उसको कम करना है। एक तो पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मर्करी, वाटर यूज्ड फॉर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। इनिशियल डेडलाइन 2022 था, और जो कि 2007 में इम्प्लीमेंट हुआ था। 2022 इसकी डेडलाइन थी। डेडलाइन फॉर SO2 फर्दर एक्सटेंडेड, इसी सल्फर के लिए एक्सटेंड किया गया। 3 कैटेगरीज ऑफ थर्मल पावर प्लांट है जो कि 3 कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। इसको आप ऐसे समझ, जैसे कि बोल रहा है इसमें क्या, यदि ये दिल्ली NCR रीजन है, इसके विदिन 10 किलोमीटर रेडियस में, इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में क्या होता है क्या कि कोई फैक्ट्रीज़ है, तो उसे क्या करना होगा, उसके लिए डेडलाइन दिया गया 2024 तक आपको SO2 की इमिशन को कम करनी होगी। यदि क्या है क्या, विदिन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, मतलब जहाँ पे कि काफ़ी पॉल्यूशन है, उस जगह में यदि है ये चीज़, तो उसके लिए डेडलाइन रखा गया है क्या 25 तक, और रिमेनिंग प्लांट के लिए डेडलाइन 2026 तक रखा गया है। नेक्स्ट इज, कहता है क्या, कंप्लायंस विद द नॉर्म रिक्वायर्ड रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग TPP विथ ऑक्सिलरीज टू कंट्रोल इमिशन सच एज फ्लू गैस डीसल्फ्यूरी। ये प्रोसेस है FGD जिसे कहते हैं, फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन, जिस मेथड से हम लोग क्या कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की अमाउंट को ख़त्म करते हैं या कम करते हैं। कहता है सेट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू रिमूव SO2 फ्रॉम सोर्स ऑफ एमिशन। SO2 को जहाँ से इमिट हो रहा है, मान लो कोई फैक्ट्री से, वहाँ से कंप्लीट ख़त्म करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मे भी स्टेटमेंट आ सकता है कि रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग ये जो TPPs है उसे कैसे किया जाएगा, तो फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन से हम लोग इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 3 है, कहता है कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जिसमें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करते हैं। क्या कहता है क्या, इसने बैन कर दिया है यूज़ ऑफ कोल इन दिल्ली एंड नियर बाय सिटी फ्रॉम जनवरी 2023। कोल की यूज को क्या किया गया है, बैन किया गया है। द बैन द यूज़ ऑफ कोल इन द इंडस्ट्री, ये किस लेवल पे बैन होगा, इंडस्ट्रियल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, और अदर मिसलेनियस एप्लीकेशंस टू ब्रिंग डाउन ग्रीन हाउस गैस इमिशन।
इसलिए किया गया कि दिल्ली में अभी भी पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए इसको बैन किया गया। यूज ऑफ लो सल्फर कोल इन थर्मल पावर प्लांट्स हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द बैन। बट लेकिन बोला कि जो भी थर्मल पावर प्लांट है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे बोल रहा है क्या, वो लो सल्फर कोल, जिस कोल में सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर की अमाउंट क्या है, कम है, वो क्या कर सकता है, उसको एग्जेम्पशन मिला है, वो अभी भी यूज कोल का कर सकता है। बाकी रेस्ट ऑफ चीज़ जितनी इंडस्ट्री है, जितने घर वाले लोग भी यूज करते हैं हाउस होल्ड लेवल पे, सभी को क्या करना है, उसको बंद करना है, एक्सेप्ट थर्मल पावर प्लांट। डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन 1 अक्टूबर 2022 इन एरिया हैविंग PNG। यदि बोला जिस एरिया में क्या है, PNG पाइप नेचुरल गैस का वहाँ पे सप्लाई है, तो उसको बोला कि तुम अभी तुरंत ख़त्म करो बिकॉज तुम्हारे पास तो कनेक्शन है। जहाँ पे मान लीजिए PNG नहीं था तो उसे बोला 1 जनवरी 2023 से ख़त्म करनी। ये जो रेगुलेशन दिया CAQM मतलब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कौन है ये, एक स्टेचुअरी बॉडी है, 2022 में इस्टेब्लिश्ड हुई। एक और कैसके थ्रू, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, उसके थ्रू इसे लाया, हेडेड बाय चेयरपर्सन। ये उतनी इंपॉर्टेंट, इतनी डिटेल में ये सब नहीं जानी है, बस एक थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी। क्या अपील जो होती है क्या, इसकी ऑर्डर का, जैसे मान लो क्या आपको इसने कुछ आपको पनिशमेंट दिया, ठीक है, CAQM, तो इसके अगेंस्ट आपको कहाँ जा सकते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं। फंक्शन क्या करता है, ये एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है, ठीक है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे कि आपको पता है कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में क्या होता है, क्या पुअर लेवल इसमें है, वेरी पुअर, सीवियर, यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें एक छोटी सी न्यूज़ ये था बायो डिकम्पोजर के बारे में कि दिल्ली गवर्नमेंट स्प्रेड बायो डिकम्पोजर ऑन द फील्ड्स टू कर्ब स्टबल बर्निंग। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टबल बर्निंग, जो कि पंजाब हरियाणा रीजन में या दिल्ली NCR रीजन में काफ़ी ये होती है स्टबल बर्निंग, तो उसके लिए, उससे बचने के लिए स्टबल में बायो डिकम्पोजर्स डालने से क्या होता है, स्टबल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो उसे जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा जब उस पर आप कर देंगे। तो बायो डिकम्पोजर के लिए कैप्सूल क्या होती है, डेवलप्ड बाय IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये क्या करता है, कंपोज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से वो क्या होता है, स्टबल जितने भी रहते हैं वो सभी डिग्रेड होकर सॉइल में ही मिक्स हो जाते हैं। WHO एयर क्वालिटी डाटाबेस क्या कहता है, WHO ने रिलीज किया 2022 का अपडेटेड इट्स एयर क्वालिटी डाटाबेस, जिसमें से WHO ने कहा 99% ग्लोबल पॉपुलेशन ब्रीथ एयर दैट एक्सीड्स WHO एयर क्वालिटी लिमिट्स। कि WHO ने जो एयर क्वालिटी की लिमिट बनाई है कि एयर में जो है, जैसे कि मान लो PM 2.5 है, ये कितनी होनी चाहिए, PM 10 कितनी होनी चाहिए, ओजोन की लेवल, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी लिमिट को कोई भी मतलब 99% पीपल जो है पॉल्यूटेड एयर को ही जो है कंज्यूम कर रहा है। इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम ग्राउंड मेजर ऑफ, एक चीज़ ध्यान में रखनी, इसने पहली बार नाइट्रोजन के लिए भी लिमिट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए भी जो है मेजर सेट किया कि कितनी होनी चाहिए मीन कंसंट्रेशन, इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर PM 10 और 2.5, तो इनको भी इंक्लूड किया। अबाउट WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन, रिकमेंडेड लेवल ऑफ इंटरिम टारगेट फॉर द कॉमन एयर पॉल्यूटेंट, किस किस के बारे में, PM ओजोन, PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन के बारे में, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मॉनिटरिंग करना। फर्स्ट रिलीज हुआ था 1987, लेटेस्ट ग्लोबल वर्जन पब्लिश्ड इन 2021, ठीक। नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, यह क्या करता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और कलेक्ट एयर क्वालिटी डाटा करता है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। अदर इनिशिएटिव टू टैकल एयर पॉल्यूशन के लिए, एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए इंडिया में आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि BS जब 4 की 5 की जब वो हमने बैन किया जितने भी व्हीकल्स थे न्यू सेलिंग में, तो काफ़ी उसमें जो है क्या भीड़ चल रही थी गाड़ी लेने के लिए, बिकॉज वो बहुत काफ़ी डिस्काउंट रेट पे मिल रही थी, बिकॉज उसकी सेलिंग बैन हुई थी। देखिए क्या है कि भारत स्टेज BS नॉर्म 6 नॉर्म, तो कहता है इन अ बीट टू कर्ब एयर पॉल्यूशन BS3 पेट्रोल व्हीकल
BS3 का पेट्रोल व्हीकल एंड BS4 का डीजल व्हीकल आर बैंड इन दिल्ली NCR। दिल्ली NCR रीजन में इसे बैन करना है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जो पहले स्टेज का भारत स्टेज BS का मतलब होता है कि जो पुराना व्हीकल्स था वो व्हीकल्स क्या करता था, उसमें उतनी इफ़िशिएंट जो है हमारे पास इंजन नहीं थी, जिसकी वजह से क्या होता था, अधिक पॉल्यूटेंट रिलीज करता था। जैसे कि अभी हमने बात किया कि जो भी जैसे मान लो डीजल है, डीजल या पेट्रोल बर्न हो रही है, ये सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, बर्न होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर तो निकलेगी, साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये अमाउंट जब उसकी क्या होती है बाहर निकलती है व्हीकल से, तो ये सब वैक्यूलर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से दिल्ली NCR रीजन में पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि BS3 का जो पेट्रोल व्हीकल था, BS4 का डीजल व्हीकल्स, उसे बैन कर दिया। BS नॉर्म रेगुलेट आउटपुट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, मतलब BS नॉर्म क्या है कि जो भी आपकी धुआं बाहर निकलती है व्हीकल से, उसकी आउटपुट को रेगुलेट करने के लिए हम भारत स्टेज नॉर्म को अपग्रेड कर रहे हैं। बेस्ड ऑन यूरोपियन स्टैंडर्ड, फर्स्ट BS नॉर्म हमने 2000 में इंट्रोड्यूस किया, BS1, फिर अभी हम लोग BS6 पे कंप्लायंस कर रहे हैं। BS6 कंप्लायंस फॉर पेट्रोल व्हीकल के लिए क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड टू 25% क्लीनर बाय रिड्यूसिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम नंबर ऑफ 80, ये डाटा याद नहीं रखनी है, 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर टू, बस ये आपको याद रखनी है क्या, इससे पेट्रोल व्हीकल के लिए 25% क्लीनर होने चाहिए, रिड्यूसिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड। फॉर डीजल के लिए 3 पॉल्यूटेंट उसे जो है क्या कम करनी है, लेड बाय 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड NOx लेवल बाय 70%। ठीक है, नेक्स्ट कहता है टर्म स्टेज 4 इमिशन नॉर्म। ये क्या होता है कि सेंटर में अगेन डिफर द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टर्म स्टेज 4 इमिशन नॉर्म फ्रॉम द फार्म इक्विपमेंट। एक्चुअली क्या था कि हम लोग ये वाली एग्जाम्पशंस जो थी, हम लोग BS6 BS3 की बात कर रहे हैं, तो ये हमने किसान के पास भी जैसे बहुत सारी व्हीकल्स होते हैं, जैसे मान लो ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर में तो बहुत लोअर लेवल टाइप का इंजन्स होता है, या फिर और भी जितने इक्विपमेंट हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी क्या बोल रहा था, इससे पहले तक स्टेज 3 ही चल रहा था, तो लेकिन अब क्या करा है क्या कि स्टेज 4 वहाँ पे भी लाने की बात चल रही है। तो टर्म 4 इमिशन नॉर्म एप्लीकेबल टू ट्रैक्टर, टर्म 4 किस पे एप्लीकेबल होगा, ट्रैक्टर पे विथ इंजन बिगर देन 50 HP, 50 हॉर्स पावर से अधिक यदि इंजन होगा तो उसमें टर्म 4 इमिशन नॉर्म लागू होगा, और यदि लेस देन 50 HP है तो वो कंटिन्यू टू टर्म 3, जो पहले चल रही है टर्म 3 नॉर्म वाली वही चलेगी, कोई उसके लिए इशू नहीं है। नेक्स्ट है पैलेटाइजेशन एंड टोरिफिकेशन। क्या होती है, क्या जो भी पेडी स्ट्रॉ वगैरह होती है उसको पैलेटाइजेशन करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैलेटाइजेशन, आप बड़ी बड़ी जैसे कि स्ट्रॉ है उसको क्या करते हैं, उसको बाय प्रोसेस प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करके उसे छोटी छोटी बॉल में कन्वर्ट कर देते हो, या इस तरह से ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हो, जिसके कि अब जो है इफ़िशियंट बर्निंग इससे हम लोग कर सकते हैं। तो पैलेटाइजेशन मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व श्रेडिंग, डाइंग, ग्राइंडिंग एंड पैलेट मेकिंग। और उसके बाद कहता है टोरिफिकेशन मतलब क्या होता है, क्या स्लो हीटिंग करते हैं बायोमास को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे टोरिफिकेशन कहते हैं। ये यूज़ ऑफ पैडी स्ट्रॉ मेड इन पैलेट और टोरिफाइड कैन बी मिक्सड अलॉन्ग कोल, और उसके बाद जो है आप इसे बर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि कोल की सेविंग एक तरह से होगी और कार्बन की इमिशन भी कम होगी। जब भी कोई चीज़ कंप्लीट बर्न होगी तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड की रिलीज कम होगी। यदि ज़्यादा मतलब बहुत कम उसमें बर्निंग हो रही है तो धुआं काफ़ी निकलता है, आप देखते हैं, तो धुआं है दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन क्रैकर पे एक रिपोर्ट है, कहता है क्या काउज 30% लेस एयर पॉल्यूशन एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वन। आप जो नॉर्मल क्रैकर जलाते हैं जो उसकी वजह से ग्रीन क्रैकर होता है उसमें 30% कम पॉल्यूशन। और भी क्या कि ग्रीन क्रैकर क्या करता है, इसमें जो हजार्डियस सब्सटेंस होते हैं जैसे कि उसमें आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, बेरियम हो गया, जो लेड हो गया, वो इसमें नहीं डाला जाता है ग्रीन क्रैकर में, जिससे कि इन्वायरमेंट के लिए सही है। तो ग्रीन क्रैकर को प्रमोट किया जाना चाहिए। उसके बाद कहता है क्या ब्रेथ लाइफ कैंपेन एक चल रहा है, अ ग्लोबल कैंपेन लॉन्च्ड इन 2016 टू मोबिलाइज सिटीज एंड इंडिविजुअल टू टेक एक्शन टू ब्रिंग एयर पॉल्यूशन टू सेफ लेवल बाय 2030 तक का टारगेट है, कर रहा है क्या एयर पॉल्यूशन को हम लोग कम करेंगे, इंसान के
कंज्यूमेबल लेवल तक लाएंगे। किसके द्वारा चल रहा है ब्रेथ लाइन कैंपेन, ये क्वेश्चन बन सकता है। भाई WHO के द्वारा चल रहा है। WHO, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्लस क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, ये 3 का कोलेब्रेशन से ये चीज़ कैंपेन चल रहा है। सेवरल मेंबर सिटीज़ ऑल्सो, मतलब इसमें क्या करना है, ब्रेथ लाइन कैंपेन में ऐसा पूरा का पूरा इंडिया नहीं होगा, इसका सिटीज़ पार्ट ले रहा है, जिसमें कि बेंगलुरु है, भुवनेश्वर है, देहरादून है, ये पार्ट इसमें ले रहा है। स्ट्रेटेजीज यूज बाय ब्रेथ लाइन कैंपेन, कनेक्ट सिटी, मतलब एक सिटी यदि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, उसकी एग्जांपल्स को दूसरे सिटी के साथ शेयर किया जाएगा कि आप भी ऐसे करो, देखो कि हाँ उसका एयर पोल्यूशन डाउन हो रहा है। मॉनिटरिंग लेवल और एक्सेलरेटिंग सॉल्यूशंस बाय बिल्डिंग डिमांड, एम्पावरिंग इंडिविजुअल को एम्पावर किया जाएगा, लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा, जिससे कि एयर को हमें प्योर करना है। ये कंप्लीट टॉपिक रहा एयर पॉल्यूशन से। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन। वाटर पॉल्यूशन में फर्स्ट आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन वाटर समिट के बारे में, जो कि इस बार ग्राउंड वाटर पे चर्चा जिस पे कर रही है। इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके, एक UN वाटर बॉडीज़ हैं, सेकेंड यूनेस्को एंड थर्ड वन इज़ IGRAC इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर। UN वाटर क्या है, एक जो है ये यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी है जो कि कोऑर्डिनेशन करता है ऑल फ्रेश वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड मैटर। और IGRAC करता है क्या, यूनेस्को की सेंटर है जो कि वर्क करती है अंडर द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के साथ मिलकर वर्क करती है, और इसको फाइनेंशियली सपोर्ट पैसे से हेल्प करती है नीदरलैंड। और ये बात करते हैं क्या, ग्राउंड वाटर रिसोर्स के बारे में, उसकी मैनेजमेंट, उसके लिए प्रोटेक्शन, ये सभी पे चर्चा IGRAC करती है। क्या था इस बार का एम, क्या है, टू ब्रिंग अटेंशन टू ग्राउंड वाटर एट हाईएस्ट इंटरनेशनल लेवल, कि ग्राउंड वाटर जो है हमारे जितनी फास्टली डिप्लीट हो रही है, जो कि ग्लोबल कंसर्न बन चुका है, तो उसको उस पर अटेंशन लाने के लिए ये सेशन किया जा रहा है। ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल, इस बार की थीम क्या है कि ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल कैंपेन। मतलब सोचिए कितनी बड़ी इस लाइन का अर्थ है ना, कि जो इनविजिबल है ना उसे विजिबल कीजिए, जो नहीं दिख रहा है, बिकॉज इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है वाटर की, तो मेकिंग द इनविजिबल थिंग विजिबल, आप ताकि इसे समझेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई दैट इज़ द थीम। SDG 6 की बात इसमें करता है क्या, SDG 6 जैसा कि आपको पता होगा जो कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए है, तो SDG गोल को भी कंप्लीट करना, तो देयरफॉर ज़रूरी हो जाता है कि अपने वाटर को कंजर्व करे, वाटर को प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट इसमें क्या है कि स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, इसके बारे में एक 2 पॉइंट है, उससे जो है क्या 2-3 की टर्म है, ये जानना ज़रूरी है। आई मे बी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कब हम कहेंगे कि ओवर एक्सप्लॉयटेड है, मतलब ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। हम लोग ग्राउंड से वाटर निकालते हैं, ठीक है, सब जब कहता है क्या, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एक्सीडिंग एनुअल रेप्लिनेशेबल ग्राउंड वाटर रिचेस, तो उसे ओवर एक्सप्लॉयटेड। मतलब क्या हुआ, जैसे आप समझते सिंपल में सॉरी गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, तो क्या हुआ कि मान लो आप यहाँ से वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है, बाय बोरवेल, पंपिंग सेट, कुछ भी से, और इसके बाद आप एग्रीकल्चर में क्या किए, ये जो है क्या यहाँ से कुछ भी यूज़ किए, आइदर एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड लेवल या फैक्ट्री लेवल। इसके बाद क्या हुआ कि फिर कुछ ये वाटर इवापोरेट करेगी, कुछ क्लाउड बनेगी, फिर रेन होगा, ये रेन वाटर डिस्चार्ज होकर ग्राउंड में जाएगा। तो जब आप क्या करते हैं, ये डिस्चार्ज कर, मतलब इसमें से जमा करने से ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसे बोलेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेड। क्रिटिकल लेवल क्या होता है कि जब मान लो आप 100% इसमें जमा किए, 90% निकाल रहे हो, तो उसे बोलते हैं क्रिटिकल लेवल। और सेफ़ कब होता है कि आप 100% इसमें डिपॉजिट कर रहे हो और 70% एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे सेफ एक्सट्रैक्शन। स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन क्या कहता है, क्या 87% ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो होती है वो सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए होती है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन वेरी हाई है, कहाँ पे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दादरा नगर हवेली, अंडमान एंड दीव। नेक्स्ट आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप ने अपनी 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी 2022 में, फॉर किसके लिए, वाटर कन्वेंशन के लिए। क्या है वाटर कन्वेंशन, देखो वाटर कन्वेंशन ये जो बॉडी है ये इस पे काम करता है कि ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड
में यदि कोई रूल रेगुलेशंस दो पार्टी के बीच में कुछ बात करनी हो तो ये बॉडी उसमें से आके हेल्प करते हैं। यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर कोर्सेज, ट्रांसबाउंड्री दो देश के बीच मान लो कोई रिवर जा रही है तो उस पे जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह हो उसको सॉल्व करने का काम करता है। ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट एंड इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है। इसे एडॉप्ट किया गया था हेलसिंकी में इन 1992। हेलसिंकी कहाँ? हेलसिंकी फिनलैंड में है, वहाँ फिनलैंड में। और फोर्स में कब आया था? 1996 में। हम लोग थोड़ी सी इसके बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप में यह 1947 में सेटअप किया गया था। किसके द्वारा? बाय इकोसॉक के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है एट द लेवल ऑफ यूपीएससी मेंस में इनसे यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इकोसॉक के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट पैन यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने का काम है इसमें। इंडिया इसकी मेंबर नहीं है। इसकी एम क्या थी? सस्टेनेबल यूज ऑफ ट्रांसबाउंड्री वाटर रिसोर्स। पार्टी जो भी होगी इसकी टू यूज ट्रांसबाउंड्री वाटर, मतलब ट्रांसबाउंड्री वाटर को यूज कर सकता है। मतलब मान लो एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, इधर से कोई रिवर पास करे या इसकी रिवर की वाटर है, वो इसे यूज कर सकता है बाय दिस कन्वेंशन। पार्टीज बाउंडरिंग द सेम ट्रांसबाउंड्री वाटर कॉपरेट बाय इंटरिंग इनटू स्पेसिफिक एग्रीमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग जॉइंट बॉडी। अब इस दो कंट्री था, दोनों के बीच में रिवर मान लो पास हो रही थी, एक जॉइंट बॉडी बनेगा, कौन कितना वाटर शेयर करेगा, किसको कितना यूज करना है वो डिसाइड करेगा ये बॉडी। और ये ओवरऑल इस पर जो है रेगुलेशंस रहेगी इसकी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। वाटर की फिर बात जब भी आएगी तो हम लोग SDG 6 याद रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स। क्या है अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स के बारे में? कहता है क्या बुक टाइटल, एक बुक लॉन्च हुआ था अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स कंपाइल्ड बाय, इसे कंपाइल किसने किया? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट फॉर वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ ने। और इसने इसके बारे में क्या क्या बात किया कि जो है अबाउट किसके बारे में? अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स के बारे में बात किया। अनकन्वेंशनल मतलब क्या? सबसे पहले इसने कहा कॉमनली इंक्लूड वाटर्स ऑफ इन्फेरियर और मार्जिनल क्वालिटी। किसे कहते हैं इन्फेरियर और मार्जिनल क्वालिटी? ऐसा वाटर जो कि प्रेजेंटली यूज़ में नहीं है, क्या हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं? उसी के लिए बात कर रहा है। जैसे कहना सेलाइन वाटर, ब्रैकिस वाटर। देखो क्या अंतर होता है कि वाटर में जो है कि अमाउंट ऑफ साल्ट यानी नमक की कितनी अमाउंट डिजॉल्व है उसके बेसिस पे हम लोग वाटर को 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। प्योर वाटर, यदि प्योर वाटर में थोड़ा सा और एसी मतलब सॉल्ट मिल जाए तो उसे ब्रैकिस वाटर कहते हैं, और इससे और अधिक सलाइन हो तो उसे सलाइन वाटर कहते हैं, जो कि बिल्कुल ओशियन में मिलता है सलाइन वाटर। ठीक है, तो कह रहा है सेलाइन वाटर, ब्रैकिस वाटर, ये दोनों जो हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व वाटर में। एग्रीकल्चरल ड्रेनेज वाटर, जो एग्रीकल्चर में हमने मान लो एग्रीकल्चर में क्या किया? इरिगेट किया वो वाटर। ट्रीटेड और अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इफ्लुएंट्स, मान लो आपके किचन से क्या हुआ है, सब्जी वेस्ट हुआ है, वो सारी जो वाटर है वो वाटर। यूज ऑफ दिस वाटर रिक्वायर्स एडॉप्शन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। यदि आपको इस तरह की वाटर को यूज करनी है तो आपको कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस मतलब हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग चाहिए, हाई लेवल ऑफ आपको साइंस एंड टेक चाहिए, तब जाके आप इसे यूज कर सकते हैं। और क्या? स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग प्रोसीजर, कि आपको जो है कि बहुत कड़ी निगरानी में इसे मॉनिटर भी करना है। क्या पता, क्योंकि थोड़ी सी भी इसमें चूक होगी तो बहुत लार्ज स्केल पे ह्यूमन के हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। 6 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ UWR अंडर वाटर रिसोर्स, जिसमें से बात करता है क्या? 100% सेचुरेशन ऑफ ग्रे वाटर मैनेजमेंट। तो इसने कहा क्या कि एक हैव बीन अचीव्ड बाय पापानकुजी विलेज इन तमिलनाडु में है, जिसने कि 100% सेचुरेशन का। ग्रे वाटर किसे कहते हैं? देखो ग्रे वाटर मतलब होता है वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथ, शॉवर, हैंड बेसिन, वॉशिंग मशीन, डिश वाटर, ये किचन सबसे ये जो वाटर है इसे ग्रे वाटर कहते हैं। सिग्निफिकेंस, ये प्रिवेंट पोटेंशियल हार्म टू इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस द डिमांड ऑफ फ्रेश वाटर। यदि हम इसे रिसाइकल कर लेते हैं, सेचुरेशन कर लेते हैं, तो फ्रेश वाटर की डिमांड को ये कम करेगा। सेकेंड क्या? ये रिलायबल वाटर सोर्स है, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरह, अनलाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और दूसरी बात क्या है, इसमें गुड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और फास्फोरस कंटेंट होता है इस ग्रे वाटर में, जो कि फर्टिलाइजर के लिए गुड सोर्स है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हैवी मेटल कंटामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है क्या? एक रिपोर्ट में पाया गया
कि 75% ऑफ रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन रिपोर्टेड हेवी मेटल पॉल्यूशंस डिजॉल्व इन वाटर। किसके द्वारा? एज पर सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के थ्रू बताया गया कि हैवी मेटल्स में क्या क्या है। अब वाटर कंटामिनेशन इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ से क्या क्या आपको हो जाएगा, जैसे कि आर्सेनिक यदि पाया जाएगा, फ्लोराइड पाया जाएगा, मैग्नीज, यूरेनियम, नाइट्रेट, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आर्सेनिक है तो लीवर और किडनी की रिलेटेड डिजीज, हार्ट एंड लंग्स रिलेटेड डिजीज, कैंसर। फ्लोराइड से स्केलेक्टल फ्लोराइड, डेंटल फ्लोरोसिस, और मैग्नीज से इम्पेयर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब आपकी मानसिक स्थिति को ये खराब कर सकता है, नर्वस सिस्टम को खराब कर सकता है। यूरेनियम किडनी पे और बोन कैंसर रिस्क बढ़ सकता है। नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट से एक है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम? इसमें जो होते हैं बेबीज़ का स्किन टर्न्स ब्लू हो जाता है, और ये इसलिए होता है ड्यू टू नॉट इनफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ठीक है, 117 रिवर को मॉनिटर किया गया था जिसमें हाई लेवल ऑफ 2 मोर टॉक्सिक मेटल मिला 7, और ये कहाँ कहाँ रिपोर्ट किया गया? ये किया गया असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। हैवी मेटल्स नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, जनरली ये नेचुरली अकरिंग मतलब रॉक से जो होगी वहाँ से निकली होगी और उसके बाद पानी के थ्रू फ्लो किया होगा। हाई एटॉमिक वेट होती है, हैवी मेटल्स की क्या होती है? हाई एटॉमिक वेट होती है, मतलब उसकी वजन की बात कर रहे हैं। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम की वजन 232 होती है, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन का ओनली 1 AMU होता है, बट इसकी 232, तो ये इसलिए इसको हैवी मेटल्स कहते हैं। डेंसिटी 5 टाइम्स ग्रेटर देन वाटर होता है। एग्जाम्पल है लेड, आयरन, निकेल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, कॉपर, ये हैवी मेटल है। इसकी एग्जाम्पल को याद रखनी है, ये साइंस में भी कई जगह इसकी यूजेस होती है कि हैवी मेटल्स किसे कहते हैं। इफेक्ट क्या है हैवी मेटल का? हेल्थ पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट एंड प्लांट पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। रिलेटेड न्यूज़ है लेड पॉइजनिंग। रिपोर्ट अबाउट लेड पॉइजनिंग वाज प्रिपेयर्ड जॉइंटली बाय गवर्नमेंट थिंक टैंक, नीति आयोग एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फाइंडिंग आया क्या? इंडिया बियर्स वर्ल्ड हाईएस्ट हेल्थ एंड इकोनॉमिक बर्डन ड्यू टू लेड पॉइजनिंग। इसमें से कि बिहार है, बिहार में हाईएस्ट एवरेज था लेड पॉइजनिंग का। लेड पॉइजनिंग एक खतरनाक मतलब हैवी मेटल्स है। सोर्स ऑफ लेड नेचुरली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, माइनिंग, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज एंड देयर वेस्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट से, कॉस्मिक प्रोडक्ट में सबसे अधिक लेड की अमाउंट होती है, खास करके लिपस्टिक्स में, आयुर्वेदिक मेडिसिन में। प्रेजेंट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड बैटरीज ड्यू टू अनसाइंटिफिक रिसाइकलिंग। यदि क्या होता है कि कोई बैटरीज है, ई वेस्ट है, उसको साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल नहीं किया गया तो वहाँ से भी लेड की जो है वेस्ट निकलती है। इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ क्या होता है लेड से, आप इसे यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ईजी है, बस इसे पढ़नी है। नेक्स्ट आर्टिकल है पर एंड पॉलीफ्लूरो अल्काइल सब्सटेंस PFAS। मतलब क्या हुआ, नाम से ही क्लियर है। देखो पॉली मतलब क्या होता है? ढेर सारा जब मॉलिक्यूल चेन में जुड़ा रहता है उसे पॉली करते हैं। फ्लूरो मतलब यहाँ पे फ्लोरीन से रिलेटेड बात कर रहा है, और अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं? तो केमिस्ट्री आप पढ़े हैं, तो केमिस्ट्री में देखिए इस तरीके से ये कार्बन है, कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन। यहाँ पे यदि फ्लोरीन इस तरह से अटैच होगा तो इसे बोलेंगे फ्लूरो अल्काइल, ठीक है, फ्लूरो अल्काइल हो गया। और पॉली मतलब इस तरह की चेन जो होगी, ढेर सारी चेन, इसमें से कार्बन की चेन अटैच रहेगी, ढेर सारी चेन, तो ये स्ट्रक्चर है पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंस का। क्या प्रॉब्लम इसमें है? इसमें कहता है कि न्यू रिसर्च सजेस्ट किया है क्या रेन वाटर अराउंड द वर्ल्ड इज कॉन्टामिनेटेड बाय PFAS, कि रेन वाटर जो है वो कॉन्टामिनेट हो रहा है, किसके कारण? इसके कारण, PFAS के कारण। क्यों कॉन्टामिनेट हुआ है इसको समझते हैं थोड़ा सा। कहता है केमिकली विथ पार्शियली और कम्प्लीटली फ्लोरीनेटेड कार्बन चेन, ये जो क्या बताया फ्लोरीनेटेड कार्बन चेन मतलब समझ रहे हैं ना, इस तरीके से ढेर सारा कार्बन इस तरह से जुड़ा रहेगा और लास्ट में फ्लोरीन रहेगा। तो फ्लोरीनेटेड कार्बन चेन ऑफ वेरीड लेंथ रेफर्ड फॉर एवर केमिकल, मतलब ये डिग्रेड नहीं होगा। ऐसे भी जो भी ये वाली सब्सटेंस है इसको डिग्रेड होने में हज़ारों साल लग जाती है, ठीक है ना। और क्या कहता है इसमें क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरीन बाउंड। यदि आपको केमिस्ट्री की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है
तो आपको एक चीज़ पता है, ग्रुप 17 हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, आपको बस ध्यान नहीं पता है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। ग्रुप 17 क्या होता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो हमारे सर पता है फ्लोरीन और क्लोरीन को क्या बोलते थे, इसको बोलते थे क्या, नहीं ये पूरे की पूरी केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट है, उसमें से ये महाभिखमंगा एलिमेंट है, महाभिखमंगा एलिमेंट। मतलब ये जो है ना, इसको किसी के साथ सटा दो, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन ये खींच के बॉन्ड बना लेगा। मतलब इतनी पावरफुल ये है, इसके पास खींचने की पावर कि मतलब कोई भी एटम के साथ सटा, उसका पट से इलेक्ट्रॉन खींच के उसके साथ दोस्ती करके बोलेगा चलो हम दोनों दोस्त बनते हैं, और ये दोनों बॉन्ड बना लेगा, एक मॉलिक्यूल बना लेगा। इतना पावरफुल फ्लोरीन एंड क्लोरीन है। दैट्स वाई यहाँ पे कहा है क्या, ये एक स्ट्रॉन्ग कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बनाता है। PFA क्या है, कहता है PFA लाइक पर फ्लोरो ऑक्टेन सल्फोनिक एसिड। आपको बस इसमें केमिकल की नाम याद रखनी है, PFOS एंड PFOA लिस्टेड है स्टॉकहोम कन्वेंशन में ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में। आपको पता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस याद है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जब हम लोग पढ़े थे, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, 1 सेकेंड, हाँ ये देखिए, पहली बार जब इंसान ने इन्वायरमेंट पे बात करना शुरू किया था तो बताया था ये भी कहानी कैसे शुरू हुआ था। राकेल कार्स ने एक बुक लिखा था, बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था DDT का, जो तब जाके दुनिया ने पहली बार स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बात किया। तो उसमें ही कुछ जो कि प्रोडक्ट था उसे बैन किया, जिसमें कि DDT था, इंडोसल्फान था। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बैन कर दिया इंडोसल्फान को, और इन सबको डर्टी डजन में रखा। ये वही स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है, बहुत ध्यान से इसे याद रखनी है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इसी के कारण जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम भी इस्टेब्लिश हुआ। तो ये कह रहा है क्या, इसको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिस्ट में रखा गया है अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन। कंसर्न एसोसिएटेड विथ PFA फाउंड इन ब्लड ऑफ पीपल एंड एनिमल में अब ये पाया जा रहा है। हाई एक्सपोजर एसोसिएटेड विद द हेल्थ रिस्क, हेल्थ पे ग्रेट इम्पैक्ट पड़ेगा। मेजर्स टू रिड्यूस PFA कंटामिनेशन, सेफ डिस्पोजल ऑफ PFA यूजिंग मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू एक्टिवेटेड कार्बन टैंक। आप कहता है क्या, जो भी ऐसी मॉलिक्यूल हैं जिसमें कि PFA के अमाउंट है, PFA जैसे कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे मान लो आप ये देखो कॉमन यूज़ ऑफ PFA की यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, जैसे नॉन स्टिक कुक है, बैकवार्ड्स है, ये सभी चीज़ में क्या है कि वाटर एंड ऑयल प्रूफ जो अप्रैल है, वो सभी में आपका PFA इस्तेमाल होता है। तो आफ्टर देयर कंजम्पशन यू हैव टू, इसको जो है कि सेफ आपको क्या करनी है, इसको डिस्पोज करनी है, तब जाके ही सही हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अदर वाटर रिलेटेड जो था क्या न्यूज में है, एक नॉनीफिनोल के बारे में है। नॉनीफिनोल के बारे में क्या कह रहा है क्या, प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक केमिकल NP इन ड्रिंकिंग वाटर में ये पाया गया है। नॉनीफिनोल इज अ कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ नॉनीफिनोल एक्सोजाइलेट्स। ये एक सर्फेक्टेंट्स की तरह काम करता है, जैसे कि सच जहाँ पे डिटर्जेंट में, वेटिंग एजेंट एंड डिस्पेरेंट्स में इसे यूज करते हैं नॉनीफिनोल को। तो ये पानी में पाया गया है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप डिटर्जेंट में ये चीज़ होगा और जब वॉश करेंगे तो वाटर में जाके तो फाइनल वाटर में ही मिलेगा ये होगा। इम्पैक्ट इन ह्यूमन क्या है, इंडोक्राइन डिसरप्चर। इंडोक्राइन डिसरप्चर का मतलब क्या हो गया कि आपके बॉडी का इंटरनल ऑर्गेन प्लस हार्मोन सिस्टम को क्या करता है, ये इम्बैलेंस कर देता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने डेजिग्नेट किया नॉनीफिनोल को केमिकल ऑफ ग्लोबल कंसर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है कि केमिकल ऑफ ग्लोबल कंसर्न की रिपोर्ट में नॉनीफिनाइल को रखा। इंडोसल्फान, हमने कई बार बात किया, द इम्पैक्ट ऑफ इंडोसल्फान ऑन ह्यूमन हेल्थ। इंडोसल्फान से रिलेटेड ये पिक्चर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंडोसल्फान। बच्चे की देखिए कि कैसी जन्म हुई है। तो बहुत ही खतरनाक मॉलिक्यूल था जो कि पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज करते हैं, और इसी से मतलब दुनिया में पूरी कहानी इंडोसल्फान हो गया तो स्टार्ट हुई। तो इसे 2011 में इंडोसल्फान को सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन कर दिया था। और इससे रिलेटेड क्या न्यूज है
कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है केरला को पे करना होगा 5 लाख रुपीज़ कंपनसेशन टू ईच विक्टिम ऑफ टॉक्सिक इंडोसल्फान पेस्टिसाइड। बिकॉज जब तक स्टेट ने रेगुलेट नहीं किया होगा, उसे बैन नहीं किया, तो स्टेट में आया कैसे? स्टेट में आया तब तो फार्मर यूज कर रहा है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे 5 लाख रुपीज़ फाइन देना होगा। स्प्रे कहाँ किया जाता है? कॉटन, कैसियो, फ्रूट्स एट्सेट्रा पे बैंड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ध्यान में आ रहा है? ये वही लिस्ट है जिसमें अभी जस्ट ऊपर बात किया। देखिए सब कुछ आपस में लिंक है। दैट्स वाई हमने वो जो फर्स्ट लेक्चर आपको बोला था देखने के लिए, जिसमें मैंने पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक वो बनाई कि कैसे कोई एग्जिस्ट करता है, तो उसे ध्यान में यदि आप रखेंगे तो पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। यदि आपने नहीं देखा अभी तक तो आप देख सकते हैं, दैट विल क्वाइट हेल्पफुल टू यू। लास्ट में कहता है क्या? क्लोरोपाइरोफोसिस, फिप्रोनिल, एट्राजाइन एंड पैराक्वेट। आई थिंक मैंने प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत किया इसका, बट कॉप अप विथ। तो इसकी क्या कहता है क्या, जो है कि आपको क्लोरोपाइरोफोस इज़ यूज टू कंट्रोल फोलिएज एंड सॉइल बॉर्न इंसेक्ट। मतलब एक तरह का ये सभी जो है ना एक तरह से पेस्टिसाइड की तरह वर्क करता है। और इसको क्या कहता है? सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी ने ये से रेगुलेट करते हैं, ये बॉडी है एक। और इस पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू एक रिपोर्ट आया है पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने बोल रहा है कि इसकी यूज्ड जो है ना एक्सेस अमाउंट पे हो रही है। नेक्स्ट है माइक्रोप्लास्टिक के बारे में। कहता है क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc ने स्टडी कॉशंस माइक्रोप्लास्टिक इन कावेरी रिवर में हार्मफुल फिश। तो क्या हुआ कि कावेरी रिवर में माइक्रोप्लास्टिक की बहुत सारी अमाउंट पाई गई है जो कि फिश के लिए हार्मफुल होगी। माइक्रो की जब भी हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है 10⁻⁻⁵ मीटर उसकी जो है। तो लेस देन जब इससे 5 माइक्रोमीटर से कम हो तो इसे माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। क्या है इसके बारे में? इसके और कि एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन रन ऑफ फ्रॉम वाटर कॉन्टामिनेटेड लैंड। की फाइंडिंग क्या है रिपोर्ट से? यूजिंग ऑफ रमन स्टेथोस्कोपी से पता चला, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, कि माइक्रोप्लास्टिक एंड टॉक्सिक केमिकल कंटेनिंग द साइक्लोहेक्साइल फंक्शनल ग्रुप। साइक्लोहेक्साइल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो आपको याद नहीं रखनी, बस नाम से, चूँकि केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल है, आप इतनी उसमें डिटेल में नहीं जानी है। were detected which were found responsible for the alignment in the fish। ये फिश में पाया गया है। साइक्लोहेक्साइल ग्रुप कॉमनली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। नैनो प्लास्टिक के बारे में क्या न्यूज है? कहते हैं नैनो प्लास्टिक के बारे में कि अब देखिए माइक्रो और नैनो, तो नैनो मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर, ये होता है नैनो। और माइक्रो 10⁻⁻⁶ मतलब उससे भी छोटा, माइक्रो से भी यदि छोटी की बात करें हम लोग तो वो हो जाएगा नैनो प्लास्टिक। रिसर्चर हैव डेवलप्ड न्यू मेटालिक फिंगरप्रिंट बेस्ड मेथड टू डिटेक्ट मेजर अमाउंट ऑफ नैनो प्लास्टिक्स इन ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट ने कुछ स्टडी करके डेवलप किया है एक नया मेथड, जिससे कि मेटेलिक फिंगरप्रिंट बेस्ड मेथड से टू डिटेक्ट करेगा, मेजर करेगा अमाउंट ऑफ नैनो प्लास्टिक इन ऑर्गेनिज्म। आपके बॉडी में कितनी नैनो प्लास्टिक्स आपने कंज्यूम किया है उसे करेगा। नैनो प्लास्टिक स्मॉलर देन 1000 नैनोमीटर, इतना कैन लेड टू द सेल डैमेज, इन्फ्लामेशन इन ह्यूमन, ग्रोथ इम्पेयरमेंट्स, ये इससे प्रॉब्लम। द नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट अर्थ गंगा। देखो क्या कहता है, न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली सेवरल न्यू इनिशिएटिव्स वेयर लॉन्च्ड अंडर अर्थ गंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अर्थ गंगा के अंदर में बहुत सारी इनिशिएटिव्स लॉन्च की है, जिसपे से कि ड्यूरिंग कौन सी इवेंट पे? ड्यूरिंग द यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम ये इवेंट के दौरान में कुछ न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च किया। अर्थ गंगा क्या है? ये जो कंसेप्ट था एक्सपाउंडेड बाय हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस कंसेप्ट को रिवील किया था ड्यूरिंग नेशनल गंगा काउंसिल जो कानपुर में हुआ था 2019 में। इसमें क्या सबसे कोर कंसेप्ट जब भी अर्थ गंगा आए तो उससे आपको 2-4 बातें जो याद रखनी है। वो सबसे पहले तो क्या, ये क्रिएट करेगा इकोनॉमिक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी टू सस्टेन एक्टिविटीज़ अंडर नमामि गंगा प्रोग्राम। आपको पता है नमामि गंगा प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप प्रोग्राम, और कोई भी प्रोग्राम यदि किसी भी सरकार की फ्लैगशिप योजना है तो उसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल में जानिए।
ठीक है। कि क्या था प्रोग्राम इसके अंदर, नमामि गंगा प्रोग्राम में टू क्लीन गंगा करना था, और गंगा के जो है सर्किट पे होगा या आउटसाइड में होगा, गंगा की मतलब जो कोस्टल रीजन पे, वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना। और एम था इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा इस रीजन से 3% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। क्या क्या अर्थ गंगा के अंडर में आएगा, जो इम्पोर्टेंट से बिल्कुल इस 6 पॉइंट को याद रखनी है। एक तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF इसे कहते हैं शॉर्ट में, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म अभी चल रहा है। एक तो ZBNF, एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, आप देखो खुद, बजट मतलब क्या होता है, आप कितना खर्च करते हो, मतलब आप 0 रुपीज़ एक्सपेंड करते हो किसी फार्मिंग को करने के लिए, उसे कहते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसमें क्या होगा, केमिकल फ्री फार्मिंग होगी। कहाँ पे, 10 किलोमीटर ऑन दी आइदर साइड ऑफ रिवर। देखो इससे बेनिफिट क्या है, ये रिवर है, रिवर के यदि 10 किलोमीटर सराउंडिंग में यदि आप क्या कर रहे हो, केमिकल फ्री जो है फार्मिंग कर रहे हो, तो मेन प्रॉब्लम क्या होता है, देखो यदि यहाँ पे हम पेस्टिसाइड्स और जो है कि केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो जब बारिश होगी तो रेन ऑफ होने के बाद क्या होगा, सारी की सारी वॉश्ड होके कुछ अमाउंट ऑफ वो रिवर में आएगी। और रिवर में जब फर्टिलाइज़र आती है, फर्टिलाइज़र मतलब क्या, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मतलब जैसे हॉर्लिक्स हम लोग लेते हैं, हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा वगैरह, सेम एज ये हॉर्लिक्स हो जाएगा किसके लिए, रिवर के मॉलिक्यूल। यहाँ पे रिवर में जितनी भाई जो प्लांट वगैरह है उनके लिए सपोज करो उसको ढेर सारा न्यूट्रिएंट मिलेगा। न्यूट्रिएंट मिलेगा तो प्लांट की ग्रोथ फास्ट हो जाएगी, ग्रोथ होगी तो पूरी की पूरी कवर क्या हो जाएगी, पूरी मतलब रिवर के ऊपर में आप देखते हैं ग्रीन ग्रीन कलर का जो एल्गी होती है वो कवर हो जाएगी, जिससे क्या होगा, सनलाइट इंटर नहीं करेगा, तो अंदर वाला ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, डेड होने लगेगा। तो इससे कोई होता है क्या, रिवर जो है डेड हो जाती है। दैट्स वाई ये प्रमोट किया जा रहा है गंगा को क्लीन करने के लिए कि उसके आइदर साइड पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। और एक तो इससे हमारा रिवर तो सुरक्षित रहेगा ही, और इससे बेनिफिट ये हो जाएगा क्या कि, और एग्रीकल्चर भी जो हमारा होगा वो केमिकल फ्री, फर्टिलाइज़र फ्री होगा। ठीक है। और इससे क्या है, क्या इसमें कहता है क्या, गोवर्धन फॉर फार्मर्स। आप जब इसे नेचुरल बजट फार्मिंग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो उसमें आपको उसमें ढेर सारी कंसेप्ट है कि इसमें हर चीज़ का हमारे पास है, इसमें अल्टरनेटिव्स है कि पेस्टिसाइड यदि डालना उसके लिए क्या उसका अल्टरनेटिव्स है, हमने सब कुछ इसमें किया है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हम लोग ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें पॉइंट, मोनिटाइजेशन एंड रीयूज ऑफ स्लज एंड वेस्ट वाटर। तो मोनिटाइजेशन मतलब किसी भी चीज़ को मोनिटाइजेशन करने का मतलब क्या, उससे बेनिफिट कमाना, मतलब वेस्ट जो होती है आपकी, उस वेस्ट से हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिसाइकल रीयूज करके उससे प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि एग्रीकल्चर में बेनिफिशियल होगा। उसके बाद लाइवलीहुड जनरेशन अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे लाइवलीहुड मतलब यदि वहाँ पे क्या कहता है, घाट में हाट मतलब छोटी छोटी स्टॉल लगेगी घाट के आसपास, तो उससे क्या होगा, एक आदमी को जीविकोपार्जन का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन करना है, लोगों से बातचीत करके गंगा को साफ रखने में हेल्प करना है। गंगा हमारी कल्चरल हेरिटेज है और टूरिज़्म को वहाँ पे बढ़ाना है। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी है किसके लिए, बाय इन्हांसिंग द लोकल कैपेसिटीज़ फॉर बेटर डिसेंट्रलाइज्ड वाटर गवर्नेंस। ठीक है। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की कोई भी हेल्प के मान लीजिए काम करनी है तो उसके लिए बॉडी चाहिए, वो बॉडी क्या करेगी, उस बॉडी उसको रेगुलेट करेगी। जैसे मार्केट है, अब मार्केट की भी तो जो उसके हार्ट गंगा के किनारे होगी तो इस मार्केट को रेगुलेशन चाहिए, तो ये रेगुलेशन अर्थ गंगा प्रोग्राम के अंदर में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग भी हम लोग करेंगे। ठीक है। बाकी ये चीज़ है। इसके अंदर न्यू इनिशिएटिव्स जो लॉन्च हुआ अर्थ गंगा के अंदर में, एक था जलज में क्या किया, 26 लोकेशन ऑन गंगा बेसिन में सेलेक्ट किया गया है, उस जगह पे ये प्रोग्राम चलेगी। स्मॉल वहाँ पे शॉप खोला जाएगा, फ्लोटिंग मोबाइल सेंटर्स होगी जो कि इसमें हेल्प करेगी। एम्स टू प्रमोट लाइवलीहुड, यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना है। MOU किसके बीच साइन हुआ है, MOU मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोई भी आप काम करने जा रहे हो, दो पार्टी के बीच में क्या करनी है कि आप कोई पॉइंट पे आप ये काम करना चाहते हो, दोनों आदमी बैठ के बात करते हो, अच्छा ठीक है ये काम करना है, उसी को कहते हैं MOU। इसमें 75 विलेज को आइडेंटिफाई किया गया इन 5 स्टेट्स ऑन द मेन स्ट्रीम ऑफ शंकर गंगा ग्राम, जिसे कहा गया। एम क्या है, प्रमोट करना है यहाँ पे, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है। नेचुरल फार्मिंग में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी विदाउट केमिकल और फर्टिलाइजर्स के यूज से, बिना उसके यूज किए हुए हम लोग फार्मिंग करते हैं, उसे नेचुरल फार्मिंग करते हैं। और टूरिज़्म रिलेटेड एक पोर्टल इसमें लॉन्च किया गया, IM अवतार। ठीक है। इसके बाद रिलेटेड इससे न्यूज क्या है, डिस्ट्रिक्ट गंगा
कमेटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया था। फिर है स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉकहोम जब भी आए, और आपको पता है स्टॉकहोम की हम 50th एनिवर्सरी मनाए 2022 में, तो रिलेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट इसे ऑर्गेनाइज करता है, जो कि ग्लोबल वाटर इशू पे ध्यान रखता है। ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक एनजीओ की तरह वर्क करता है। अदर इनिशिएटिव फॉर वाटर कंजर्वेशन से क्या है, एक तो भारत टैप है जो कि लॉन्च किया गया है महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बहुत ध्यान में रखनी कौन सी इंडस्ट्री, डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आती है। एम क्या है, टू प्रोवाइड लो फ्लो सैनिटरी वेयर एट स्केल, रिड्यूस वाटर कंजम्पशन, ये इसकी एम है। फिर है निर्मल जल प्रयास, ये भी महुआ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है निर्मल जल प्रयास। इसका एम है टू मैप ग्राउंड वाटर का मैपिंग करना, कहाँ पे कितनी पानी है वो चीज़ करना। नेक्स्ट है नेशनल वाटर अवार्ड, ये कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देता है। और एम क्या है, टू सेंसिटाइज पब्लिक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक। फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड जो है ऑन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया गया। ये इंट्रोड्यूस टू रिकॉग्नाइज एंड इनकरेज एग्जाम्पलरी वर्क एंड एफर्ट, जो आदमी वाटर सेविंग में बहुत अच्छा काम कर रहा है उसे अवार्ड देके प्रोत्साहित करना है। एक है जलदूत ऐप, डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, टू आइडेंटिफाई ग्राउंड वाटर लेवल इन सेलेक्टेड विलेज। आप इस ऐप के थ्रू आप वाटर की कितनी लेवल है आप उससे पता कर सकते हैं। स्वच्छ सुलज प्रदेश, ये कहाँ, अंडमान एंड निकोबार कहता है, पहला स्टेट बना। इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अंडमान निकोबार हैव बिकम इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुलज प्रदेश, जिसको कि सर्टिफिकेशन मिला है स्वच्छ सुलज प्रदेश का। इस सर्टिफिकेशन किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा प्रोवाइड किया गया। किस लिए, 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यदि कोई स्टेट या कोई सिटी फुलफिल करता है तो उसे स्वच्छ सुलज प्रदेश का अवार्ड मिलता है, जिसमें कि सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौचालय बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन लाइक कवरेज आईएसी, इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन उससे वो उसके बारे में होनी चाहिए, तो फिर आपको ये सर्टिफिकेशन मिलती है। पेयजल सर्वेक्षण क्या है, ये भी महुआ के द्वारा किया गया है। एम है टू इंस्टिल हेल्दी कंपटीशन मोटिवेशन अमॉन्ग सिटीज एंड अर्बन बॉडीज़ है। ये वाटर यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये था वाटर से रिलेटेड ऑल दी इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब हम चलते हैं पॉल्यूशन में थर्ड टॉपिक जो है कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन जब भी बात करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमें बहुत ध्यान में रखनी है उसका नाम है यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। बिल्कुल ध्यान में इस ऑर्गेनाइजेशन को भी रखनी है। जैसा कि आपको पता है कि यूएनसीसीडी कब बना, देखो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में एक बार फिर से चलते हैं। 1972 स्टॉकहोम, उसके बाद जब इसकी हम 20वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, 20 साल जब पूरा हुआ था हमारा 20th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, उसी का नाम था रियो अर्थ समिट। रियो अर्थ समिट में ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग चीज़ के लिए बन के आई, जिसमें कि एक UNFCCC था क्लाइमेट चेंज के बारे में, UNCBD था जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में था। ये हम लोग जो अगली टॉपिक जो हम लोग का थर्ड होगा लेक्चर इसके बारे में इन्वायरमेंट का, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंस आएगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी उसी समय बना था। इसी के कारण वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज रियो अर्थ समिट 5 जून को हुआ था। UNCSD हमने यहाँ पे फॉर्म किया था। और इसी 1992 में एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात चली, UNCCD का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इस समय साइन नहीं हुआ, 1992 में बात चला, लेकिन 1994 में जाके UNCCD बना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। 1994 पेरिस फ्रांस में फाउंड हुआ, साइंड किया गया 1994 में, इफेक्टिव हुआ 1996 से। ये ध्यान में डेट याद नहीं रखनी है, बट एक जानने के लिए। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है इसका, बॉन में है, जर्मनी में हेडक्वार्टर है। 197 मेंबर है, ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट है इसका, UNCCD का। ये एक लीगली बाइंडिंग कमेटी, ठीक है। एजेंडा 21 रियो कॉन्फ्रेंस में ही एजेंडा 21 के अंदर में रिकमेंड किया था इस बॉडी को बनाने का। देखते हैं आप क्या कहता है पेटी 365। UNCCD जो बात के 1994 में बना,
यह बोल रहा है क्या किस लिए था कि देखिए क्या हो रहा है, क्या डे बाय डे दुनिया की हर लैंड जो है ना क्या हो रही है, डिजर्टिफिकेशन की ओर जा रही है। जैसे इंडिया में भी था जो जो एनसीआर के रीजन के, जैसे दिल्ली वाला प्रदेश है, राजस्थान तो मेन डेजर्ट है, ये भी डेजर्टिफिकेशन की ओर, मतलब लैंड डे बाय डे क्या हो रहा है, इनफर्टाइल हो रहा है। मध्य प्रदेश के में बहुत सारे रीजन है जो कि इनफर्टाइल हो रहा है और डेजर्ट की तरफ जा रहा है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि हर साल कुछ एक टारगेट लिया जाए जिससे जो लैंड डेजर्टिफिकेशन की ओर बढ़ रहा है उसे फिर से बैक टू वापस लाए, जो कि फिर से फर्टाइल लैंड बन जाए। कोऑर्डिनेट एक्शन टू पुट वर्ल्ड ऑन अ पाथ टू लैंड डिग्रेडेशन एंड कार्बन न्यूट्रलिटी। 197 मेंबर्स के पार्टी हैं, 196 कंट्री प्लस एक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन अपने आप में 27-28 कंट्री है, तो अब जो मतलब ये ऑल मेंबर हैं, इंडिया भी उसका मेंबर है। रियो कन्वेंशन की बात की हमने, उसी रियो से ये चीज़ निकल के आया है। MOEF मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसका नोडल मिनिस्ट्री है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे UNFCCC, इंडिया में डायरेक्ट इससे कोड करेगा MOEFCC। ठीक है, ये कहाँ कंडक्ट हुआ इसका देखिए, COP15, COP की भी हमने बात किया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है, बॉडी बनती है, तो उस बॉडी में देश के हमेशा प्राइम मिनिस्टर शामिल नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक मैकेनिज़्म बनाया है। हर देश का, जैसे हमारे देश का कुछ साइंटिस्ट होंगे, कुछ NGO के मेंबर होंगे, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट होंगे, कुछ प्रोफेसर्स होंगे, कुछ IAS ऑफिसर्स होंगे, ये सभी क्या करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया वो वहाँ पे बात करेंगे और इस पे जो प्रोग्राम होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी चीज़ को कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ 15th UNCCD का जो सेलिब्रेट हुआ इस बार, वो आइवरी कोस्ट पे हुआ, जिसका कि पहले नाम आइवरी कोस्ट हुआ करता था, अब है नाम कोट दीवार, जो उसके एक सिटी है एब्दिजान। ये आप अफ्रीका का मैप देख सकते हैं, अफ्रीका में इस जगह पे ये लोकेशन से, यहाँ पे ये 15th सेलिब्रेट किया गया। ये बाइनियल मीट करता है 2011 से, हर 2 साल पे ये मीट करता है। 2015 मतलब COP15 का थीम था लैंड लाइफ लिगेसी फ्रॉम स्कार्सिटी टू प्रॉस्पेरिटी, याद रखनी है। एंड इंडिया देखो कितनी इम्पोर्टेंट ये बन जाती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये तो है COP जो 14 हुआ था 19 में, 19 के बाद हर 2 साल के बाद होता है, तो ये हुआ 19 तो 21 में हुआ। तो इसको लॉन्च किसने किया, इंडिया ने किया था। COP14 को ऑफ UNCCD लॉन्च्ड बाय इंडिया, और उस समय का थीम क्या था, रीस्टोर लैंड फॉर सस्टेन फ्यूचर को सस्टेन करने के लिए लैंड को रीस्टोर कीजिए। और इंडिया ने कमिटमेंट लिया था कि 26 मिलियन हेक्टेयर जो कि जो डेजर्टिफिकेशन की जो जा रहा है, डिग्रेडेड लैंड है, उसे हम फिर से बैक टू रीस्टोर करेंगे फर्टाइल लैंड पे। ये कुछ इसमें न्यू आउटकम्स है, इसे आप देख लेंगे। नेक्स्ट है लाइट पॉल्यूशन। ये आपको लग रहा होगा कि यदि आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, यदि नहीं पता है लाइट भी कैसे पॉल्यूशन हो सकता है, तो देखो क्या हुआ है कि एक डायग्राम में पिक्चर दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये है लाइट से रिलेटेड लाइट पॉल्यूशन का। क्या होता है, जब आज के समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी बढ़ गई है, इतनी चकाचौंध भरी दुनिया है कि हम लोग बहुत ही लाइट के एडिक्टेड हो गए हैं। हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में या फिर जो आप बड़ी बड़ी सिटीज़ देखते हैं वहाँ पे खूब लाइट जलती है। तो वो लाइट अब क्या हुआ है, उसके कारण कितनी मल्टीपल इम्पैक्ट हो रही है, क्या कि बहुत सारे जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स उस लाइट से, बिकॉज क्या है कि कुछ बर्ड और एनिमल जो है ना, मून के लाइट को नाइट में उसको पहले क्या करता था, उस लाइट के डायरेक्शन में वो पाथ को समझ के समुद्र से बाहर आता या समुद्र में जाता। कोई माइग्रेटरी बर्ड है उस पाथ को फॉलो करता। बट अब इतनी एक्सेस लाइट है कि वो लाइट के कारण वो जो है क्या मतलब अपनी पाथ भूल जा रहा है और लाखों बर्ड की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सेस लाइट के कारण। तो हम इस लाइट को कुछ कीवर्ड दिए हैं जो कि PT 365 में भी वो कीवर्ड मेंशन्ड है। जब आप ये यहाँ पे वर्ड देखेंगे, जैसे ग्लेयर किसे कहते हैं, स्काई ग्लो किसे कहते हैं, लाइट ट्रेसपास किसे कहते हैं, तो वो इस पिक्चर से समझते हैं। जैसे देखो, हमने एक वेपर लगाया, कोई भी लाइट लगाया, हमें ज़रूरत था इतने दूर एरिया को इस लाइट से कवर करना, तो ये जो लाइट हुआ इसे बोलेंगे यूजफुल लाइट। बट ऐसा तो नहीं होता है जितनी जगह के लिए लगाया। अब मान लो आप रोड के साइड में लगाए हो, बगल में पार्क है और पार्क में भी उसकी लाइट जाती है, तो उस लाइट को कहते हैं, इस लाइट को बोलते हैं डायरेक्ट ग्लेयर। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ग्लेयर। जब और ये लाइट जब किसी आदमी के घर तक पहुंच जाए, बिल्डिंग तक पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं लाइट ट्रेसपास।
क्या बोलते हैं, लाइट ट्रेसपास, एक डायरेक्ट ग्लेयर, लाइट ट्रेसपास, और थर्ड वन, चूँकि ये यहाँ पे मान लो रोड है तो लाइट तो रिफ्लेक्ट करेगी, या कोई मटेरियल है कुछ भी, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट करके ऊपर चले जाती है इसको बोलते हैं अपवर्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। और इसी के कारण क्या होता है, स्काई ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से अब मान लो यहाँ से चिड़ियाँ जा रही होगी, वो मून के पाथ को फॉलो कर रहा होगा, बट यहाँ पे देखा ढेर लाइट है, तो इससे उसको कन्फ्यूज़न होती है। दैट होल टर्म इज़ नोन एज लाइट पॉल्यूशन। ठीक है, उसी लाइट पॉल्यूशन के बारे में अब देख लेते हैं एक बार। ग्लेयर मतलब क्या होता है, एक्सेसिव ब्राइटनेस दैट काउज विजुअल डिस्कम्फर्ट। आप कभी कभी इससे डिस्कम्फर्ट हो जाती है, आपको देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। स्काई ग्लो कब होता है, जब ब्राइटनिंग ऑफ नाइट स्काई ओवर इनहेबिटेड एरिया, जहाँ पे आप नहीं रहते वो भी एरिया क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है, तो उसे बोलेंगे स्काई ग्लो, उसे बोलेंगे स्काई ग्लो। एंड नेक्स्ट कहता है लाइट ट्रेसपास, लाइट फॉलिंग वेयर इट इज़ नॉट इंटेंटेड और नीडेड, जहाँ नहीं नीड है उस जगह पे भी लाइट पड़ रहा है, उस लाइट ट्रेसपास कहते हैं। लाइट ट्रेसपास, जो रीजन पे लाइट ज़रूरत नहीं है वहाँ भी जा रही है, तो ये अभी लाइट पॉल्यूशन पे बात है। जितनी हो सके एज अ वी ऑल हमें ये प्रयास करनी चाहिए, एक्सेस लाइट कहीं पे भी है उसे ऑफ करनी चाहिए। क्या अब न्यूज़ में था 2022 में कहता है इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक वाज रिसेंटली कंडक्टेड। इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक किसके द्वारा, एन एनुअल इवेंट होस्टेड बाय IDA, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन, इसको सेलिब्रेट करता है, कंडक्ट करता है। लाइट पॉल्यूशन को और दूसरा नाम हम फोटो पॉल्यूशन भी कहते हैं। ये प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव ऑब्स्ट्रूसिव आर्टिफिशियल लाइट, जो आप लाइट प्रोड्यूस करते हो एक्सेसिव लाइट, उसकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए वे टू टेकल लाइट कैसे हम कर सकते हैं, यूज ऑफ LED टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन एनर्जी फॉर डिस्प्ले एंड इल्यूमिनेशन, एवॉइड इल्यूमिनेटेड एडवर्टाइजमेंट एड्स दैट ऑब्सक्यूर। आप देखते हैं बड़ी बड़ी लाइट की होर्डिंग लगी होती है, लाइट बोर्ड वाली, उसे कहता है कि उसे अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं उसके फिफ्थ पॉइंट, ये लैंड वाली टॉपिक ख़त्म हो गई। वेस्ट मैनेजमेंट से क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2022 से बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन कर दिया। ठीक है, अबाउट सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसको कि SUP कीवर्ड से करें, SUP बैन। SUP आइटम लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल आइडेंटिफाई अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021 में से बोला कि लिटरिंग पोटेंशियल मतलब जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है ना, जो मतलब काफ़ी पतली प्लास्टिक, वो कहता है कि अधिक कचरा फैलाता है, बिकॉज उसे आप रीयूज में नहीं ले सकते। और दूसरी क्या, प्लास्टिक से क्या प्रॉब्लम है, देखो अक्सर हम लोग डिबेट में ये बात कर लेते हैं क्या, कि जैसे मोटी प्लास्टिक, जैसे मान लो कुरकुरे के अंदर प्लास्टिक है, और एक प्लास्टिक जो पतली वाली प्लास्टिक है जिसमें आप कोई राशन वाला सामान लाते हो, हम लोग कह देते हैं क्या चलो दोनों तो प्लास्टिक है, गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया, इसको बैन नहीं किया, मतलब गरीब आदमी पैसे वो पेट पे लात मार रहा है। देखो बात वो नहीं, हमें जज्बाती नहीं होनी, समझना है। जो जितनी प्लास्टिक पतली होती है उससे क्या होता है, जब ये हीट के एक्सपोजर में आता है, थोड़ी भी इसे हीट मिलेगी, सपोज करो आप उसको कैरी करके बाहर से ले आ रहे हैं, तो कुछ सन की रे पड़ी, तो ये एक स्मोक एक जो है इससे जो है कि एयर से निकलती है, इसका जो है कि जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि इसमें हीट पड़ने के बाद कुछ इसका जो है कि फ्यूम निकलता होगा, वो फ्यूम क्या होता है ना, कार्सिनोजेनिक होता है, बट इसकी लेयर मोटी होती है जिसकी वजह से हम वो फ्यूम इससे नहीं निकलता है, उतनी हीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक तो ये हो गया कि पतली प्लास्टिक इसलिए भी हेल्थ के लिए डेंजरस है बिकॉज ये कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर क्रिएट कर सकता है। और सेकेंड क्या इसकी जो है क्या वो इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम रिसाइकल ईजिली कर सकते हैं, इसको रिसाइकल नहीं कर सकते बिकॉज काफ़ी पतली होती है। ठीक है, ये चीज़ कम्प्लीटली इसको बैन कर दिया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट, आई थिंक सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे डिफाइन करते हैं, ये हालांकि ज़रूरत नहीं है, ये डेफिनेशन लॉ के तहत जो कि प्लास्टिक आइटम इंटेंडेड टू बी यूज्ड वंस जैसे यूज करते हैं फॉर द सेम पर्पस, मतलब एक पर्पस के लिए यूज किया, बिफोर बीइंग डिस्पोज और रिसाइकल, इसके बाद आप फेंक देते हैं, इसे कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। और इसके बाद है थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग इंक्रीज फ्रॉम 50 माइक्रोन टू 75 माइक्रोन विथ इफेक्ट फ्रॉम 30। तो जो इस माइक्रोन का जो 15 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक का होगा वो 30 सितंबर 2021 एंड जो 120 माइक्रोन तक का था उसे 31 दिसंबर 2022 तक में हमने इसे
बैन करने का आदेश गवर्नमेंट ने दिया है। कंप्लीट बैन ऑन यूज ऑफ जितने भी प्लास्टिक मटेरियल्स होंगे, चाहे पैकिंग के लिए, ये सब जो गुटखा वाला के लिए था, सभी चीज़ को बैन कर दिया गया। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इन्फोर्स द बैन को इन्फोर्स करने के लिए क्या स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया है? पहला तो एक मास्कट रिलीज किया। मास्कट क्या होता है कि आप उस लोगों को प्रमोट करते हैं, तो उसका नाम है प्रकृति मास्कोट। प्रकृति मास्कोट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रकृति मास्कोट। इसे उसके बाद है ई गवर्नेंस एंड पोर्टल एंड एप्स बनाया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट MOEFCC इसके द्वारा, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लॉन्च किया। इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हैं, उसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट रिलेटेड न्यूज है डायरेक्शंस इशू एट नेशनल एंड स्टेट एंड लोकल लेवल पे भी डायरेक्शंस किया गया कि आप इसे ना तो कम्प्लीटली जो यूज करेगा उसके ऊपर भी पनिशेबल ऑफेंस है, बाय करना, जो सेल करना, जो प्रोडक्ट जो बना रहा है, सब पे उस पर बैंड है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात अमंग द टॉप इंडियन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसर, ये कुछ स्टेट्स हैं जो प्लास्टिक सबसे अधिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। पुनीत सागर अभियान क्या था? UNEP हैज साइंड MOU विथ नेशनल कैडेट कॉर्प्स टू टैकल इशू विथ प्लास्टिक पॉल्यूशन दिस। उसके बाद है, अब चलते हैं ये वाली आर्टिकल पे, ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक। ये ये देख लेना है, ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो OECD करता है, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ध्यान रखनी कि ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है दिस। उसके बाद बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। क्या है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल? ई मतलब जब भी आए तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है काफ़ी हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज होता है जब आप उसे अनरेगुलेटेड वे में कहीं भी फेंक देते हो, तो उसकी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल लेके आया, जो कि अब बिल्कुल जो आदमी कह रहा है कि अब प्रोड्यूस कर रहा है उसी को उसको क्या करना होगा, उसके लिए उसके डिस्पोजल के लिए भी सोचना होगा। MOEFCC हैज़ नोटिफाइड ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल। किस मिनिस्ट्री ने किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने। इसमें क्या प्रोविजन मेंशन है कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 में ई वेस्ट डेफिनेशन क्या बोला? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होल और इन पार्ट डिस्कार्डेड एज वेस्ट, जो भी इलेक्ट्रिकल सामान को वेस्ट की तरह डिस्कार्ड किया गया, एंड रिजेक्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, रिफर्बिशमेंट एंड रिपेयरिंग प्रोसेस। ये कब से ई वेस्ट मैनेजमेंट? 1989 से पहले कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, जहाँ मैंने वहाँ कचरा फेंको ई वेस्ट वाला। 2018 में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल आता है। और उसके बाद ई वेस्ट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड क्या है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना एंड USA। लगभग 4 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट इंडिया प्रोड्यूस करता है। ये एक टर्म जो था जो बता रहे थे, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फॉर मीटिंग रिसाइकलिंग टारगेट टू इंश्योर इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट। आपको खुद देखना है कि इसकी साउंड अच्छे तरीके से कैसे आप इसको ई वेस्ट में मैनेज करते हो। अभी तक का क्या है डाटा कि यदि 100% कचरा ई वेस्ट जमा होता है तो उसका ओनली 1.5% ही उसको क्या करते हैं हम लोग, रिसाइकल करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ में, जो कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या कहता है? 18th मीटिंग ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट POP, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, कई बार हमने बात किया। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में वाज हेल्ड रिसेंटली। मीटिंग हुआ कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट किस किस को किस कैटेगरी में रखना है कि रिमूव करना है, इस पे बात मीटिंग चली, जिसमें कि क्या बात किया गया? कमेटी कंक्लूडेड इट्स रिव्यू ऑफ 4 of 5 केमिकल अंडर कंसिडरेशन, जिसमें कि 5 केमिकल डीक्लोरेन प्लस फ्लेम रिटर्डेंट, UV328 स्टेबलाइजर, मीडियम चेन क्लोरीनेटेड पैराफिन्स, लॉन्ग चेन परफ्लोरोकार्बन ऑक्जेलिक एसिड एंड
पायरीफोस जो कि पेस्टिसाइड्स है इनके बारे में। तो इसको बोला क्या कि 4 of 5 केमिकल अंडर कंसिडरेशन, टोटल 5 मान लो केमिकल का ये गया होगा नोटिफिकेशन कि इसको डालना है, उस लिस्ट में बैन करनी है, उसमें से 4 को बोला हम कंसिडरेशन के लिए। अभी इसमें चेक करते हैं क्या करना है नहीं करना है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस दैट परसिस्ट इन इन्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो कि लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रहता है, उसे बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कई बार बात कर चुके हैं, 1972 में बना था, यूनाइटेड नेशन अर्थ प्रोग्राम के तहत इंडिया इसकी पार्टी है। नेक्स्ट देखते हैं रॉटरडम कन्वेंशन। ये आप इम्पोर्टेंट इसको देखना, रॉटरडम कन्वेंशन क्या कहता है। रॉटरडम कहाँ है? ये नीदरलैंड में है रॉटरडम, उसी के नाम से रॉटरडम कन्वेंशन। ये कन्वेंशन क्या कहता है? ये अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, यदि इस कन्वेंशन के तहत यदि 2 कंट्री मेंबर इसमें क्या है, इसको साइंड किया हुआ इस कन्वेंशन को, तो क्या होगा कि आपको प्रायर कंसेंट लेना होगा। किसके लिए? फॉर सर्टेन हजार्डियस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। आपको यदि उस कंट्री में ट्रेड करनी है, तो यदि आपको मान लो जो इसमें रॉटरडम कन्वेंशन में लिस्टेड है, मान लो एक्स नाम का कोई पेस्टिसाइड है, ये पेस्टिसाइड को यदि रॉटरडम कन्वेंशन में लिस्ट कर दिया गया है और इसको यदि आप मान लो कंट्री ए है, ए से कंट्री बी में ले जा रहे हो, तो बी से पहले परमिशन लेना होगा, हम ये चीज़ जो है आपके कंट्री में भेज रहे हैं, क्या भेजे या नहीं भेजे। तो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट PIC मस्ट नीडेड है यदि आप रॉटरडम कन्वेंशन को साइन किए हैं तो। रॉटरडम कन्वेंशन ने क्या किया, 2 केमिकल को इसमें जो है हजार्डियस पेस्टिसाइड बताया, जिसमें कि एप्रोडाइन है और टर्बीफ्यूस है। एक क्या है, एक फंगीसाइड है जो फंगस को किल करता है, एक सॉइल इंसेक्टिसाइड है जो सॉइल के इंसेक्ट को मारता है। यहाँ पे PIC के बारे में है, जो कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है, पार्टीज ऑन देयर विलिंगनेस टू रिसीव फ्यूचर शिपमेंट ऑफ हजार्डियस केमिकल। रॉटरडम कन्वेंशन ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, यदि आप इसको जो है क्या इसमें शामिल हैं तो लीगली आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। और इंटर इंटू फोर्स 2040 में इंडिया इसका मेंबर है रॉटरडम कन्वेंशन में, जो कि हजार्डियस केमिकल के मूवमेंट पे ये रूल्स रेगुलेशंस बनाता है और उसको रेगुलेट करता है। 72 सिग्नेटरीज हैं। सिग्नेटरी मतलब क्या, जो उसको साइन करके इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और 165 पार्टीज इंक्लूडिंग इंडिया। कवर क्या करता है, पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल केमिकल को, लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PIC। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस क्या कहता है कि ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया, ग्लोबल वाटर रिसोर्स WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एफर्ट्स ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल एंड सोसाइटल चेंज ऑन अर्थ्स वाटर रिसोर्स, कंडीशन ऑफ स्ट्रीमलाइन इंडस्ट्रियल वाटर स्टोरेज एंड सेलेक्टेड क्रायोस्फीयर पैरामीटर विद द इंक्रीज ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस ग्लेशियर। की ऑब्जर्वेशन से आया कि मतलब अभी आइस काफ़ी मेल्ट हो रही है, तो उस पर रिपोर्ट आई हुई है। उसके बाद है इसमें कहता है 74% ऑफ ऑल नेचुरल डिजास्टर बिटवीन 2001 से 18 इस रिपोर्ट में शामिल होकर आया है। SGWR स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट कहता है क्या, 2001 से 2018 में जितने भी डिजास्टर्स आए हैं उसमें से 74% डिजास्टर वाटर रिलेटेड था, तो काफ़ी कंसर्न वाली बात है। 3.6 बिलियन पीपल फेस इनएडिक्वेट एक्सेस ऑफ टू वाटर। ठीक है, तो 3.6 बिलियन पीपल बहुत बड़ी एक संख्या है। उसका कहता है वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय यूनेस्को ने इसे रिलीज किया, उसको WMO ने रिलीज किया था। ये कहता है कि लॉन्च्ड बाय यूनेस्को, और इसने शार्प राइज इन फ्रेश वाटर विदड्रॉवल फ्रॉम स्ट्रीम्स। ये कहता है, रिपोर्ट कहता है क्या, आदमी फ्रेश वाटर का जो है क्या विदड्रॉवल कंजम्पशन काफ़ी इंक्रीज हुआ है, ये बात कर रहा है, जो कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वाटर एक्विफायर पे। उसके बाद कहता है ग्लोबल लैंड आउटलुक 2 रिपोर्ट, ये कहता है रिलीज्ड बाय किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो बात करता है लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस। की ऑब्जर्वेशंस क्या निकला, कहता है ह्यूमन हैव ट्रांसफॉर्म्ड मोर देन 70% ऑफ अर्थ्स लैंड एरिया फ्रॉम इट्स नेचुरल स्टेट टू काउजिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ऐसे समझते हैं इसको, क्या कहना चाह रहा है कि ये मान लो अर्थ की टोटल एरिया पहले हुआ करती होगी, इसका कहता है 70% एरिया को इंसान ने क्या किया,
स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे लैंड होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, फॉरेस्ट होगा, एनिमल्स होगा, मतलब इस तरह का एक नेचुरल हैबिटेट होगा ये। अब इंसान ने क्या किया, इसको अपने कंज्यूमेबल लेवल, यहाँ पे रोड्स बना दिया, यहाँ पे फैक्ट्री बना दिया, यहाँ पे इंसान अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दिया, पार्क बना दिया। इस तरीके से इस पर क्या किया गया, जिसकी वजह से अब क्या हो रहा है, वहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। कहता है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर एक मेजर फैक्टर है फॉर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। आज की एग्रीकल्चर क्या करता है, आप एक्सेस वाटर वो यूज कर रहा है आइदर वे ऑफ, मान लो कि ये जो है आपको पंपिंग सेट के थ्रू, या फिर मान लो केनाल से वाटर आ रही है, बट जो भी वाटर एग्रीकल्चरल फील्ड पे आ रही है, आप ढेर सारा वाटर इस पे डाल रहे हो। इस वाटर क्या होगा, आफ्टर सम डेज क्या होगा, ये वाटर इवापोरेट करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन क्या होगा, हर वाटर में कुछ ना कुछ अमाउंट तो साल्ट रहता ही है, ये ज़मीन पे साल्ट छोड़ देगा, जिसकी वजह से ये जो लैंड है क्या हो जाता है, सलाइन हो जाता है और वो डिग्रेड हो जाता है लैंड की क्वालिटी। फिर जो ये कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर होती है, ऊपर आने की कैपेसिटी, वो ख़त्म हो जाती है। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल है, कहता है क्या, इसके लिए जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। कहता है अप टू 40% ऑफ प्लैनेट्स लैंड इज डिग्रेडेड। समझ सकते हैं, अर्थ की जो है 40% लैंड ख़त्म हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है। डायरेक्टली अफेक्टेड हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी, मतलब पूरी धरती पे जितनी मानवता है उसकी आधी मानवता को ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। एंड हाफ ऑफ द ग्लोबल GDP। तो ये कंप्लीट डिस्कशन हमारा रहा पॉल्यूशन से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग जो बस लास्ट लेक्चर होगी वो बायोडाइवर्सिटी पे होगी। इसके बाद आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। होप सो आप अच्छे से इसे कवर कीजिए और काफ़ी ध्यान से इसे पढ़िएगा, बिकॉज पेटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।